लगा दिए और अब मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये आपका डॉक्यूमेंट जब विजिबल होना शुरू हो जाए तो मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि भाई डॉक्यूमेंट विजिबल हो चुका है। हो गया सर। ठीक है। अच्छा भाई, अब आरसीयू लैब है, बेसिकली इसके अंदर सॉफ्टवेयर का एज सच कोई पार्ट है नहीं। ठीक है, आज की लैब के अंदर सिर्फ समझेंगे चीज़ें समझनी है और खुद परफॉर्म करना है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोगों ने कोर्स के अंदर बोर्डे प्लॉट वगैरह शुरू कर दिया या कुछ किया है? बोर्डे प्लॉट्स वगैरह, नहीं सर। बोर्डे प्लॉट ईएनए में पढ़ा है पहले? यस सर, पढ़ा है। सही, तो मतलब कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा या थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे तो याद आ सर जाएगा। इतना डिटेल में नहीं पढ़ा हमने बोर्डे प्लॉट, बस एक तरह हाँ से हमें ओवरव्यू दिया गया है। हाँ, चलो ठीक है, सही है। अब आज की जो लैब है, बेसिकली लैब नंबर 12 का टाइटल है सिस्टम आइडेंटिफिकेशन यूजिंग एनालिसिस ऑफ बोर्डे प्लॉट। अच्छा, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन का जो लफ्ज़ है वो हमने पहले भी लैब्स में इस्तेमाल किया है। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सिस्टम आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि सिस्टम को आइडेंटिफाई करना। और हमें ये बात पता है कि किसी भी सिस्टम को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, उसे पहचानना है, तो हमें सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन ही वो वाहिद चीज़ है, वो वाहिद पैरामीटर है जो मुझे ये बता रहा होता है कि सिस्टम किस तरीके से बिहेव करेगा व्हेन आई अप्लाई अ सर्टेन इनपुट ऑन टू इट। सही। तो थोड़ा सा अगर हम इसको देखें तो आज की लैब का जो कह सकते हैं कि मौजू है वो ये है कि हमें एक अननोन सिस्टम का या एक अननोन प्लांट का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है, बट अब हमें इसको निकालना है यूजिंग बोर्डे प्लॉट। अच्छा भाई, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम लोग रिवाइज करें तो हम लोगों ने पहले ये जो काम किया था सिस्टम आइडेंटिफिकेशन का, वो हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, तो हम लोग करते ये थे कि हम लोग स्टेप इनपुट जो है, जो मशहूर ज़माना हमारा इनपुट है, स्टेप इनपुट हम प्लांट, जो एक ग्रीन कलर का जो प्लांट हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, लैब नंबर 3 में यूज़ किया था, लैब नंबर 4 में यूज़ किया था, ग्रीन कलर का प्लांट जिसमें ओपैम्प लगा हुआ था, जिसको 15 +15 -15 वोल्ट सप्लाई करते थे। ठीक है, तो होता ये कि अगर ये हम लैब में होते तो लैब में भी उसी पे काम करते हैं, बट क्योंकि लैब में नहीं है तो थोड़ा सा हम ज़ाहिर कॉम्प्रोमाइजिंग ही काम करेंगे। तो होगा ये कि लैब नंबर 3 और 4 में हम लोग करते ये थे कि उस प्लांट के अंदर हम लोग स्टेप इनपुट ऑसिलोस्कोप कह रहा हूँ, फंक्शन जनरेटर से प्रोवाइड करते थे, और ऑसिलोस्कोप पे स्टेप रिस्पॉन्स आता था, उससे हम लोग जनरलाइज इक्वेशन में पुट करते थे और अपना ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते थे। सही। तो अब तक जो हम लोगों ने काम किया हुआ था वो किया हुआ था सिस्टम आइडेंटिफिकेशन यूजिंग स्टेप रिस्पॉन्स। सही बात समझ आ रही है कि हम लोगों ने अब तक सिस्टम को आइडेंटिफाई किया था वो सिर्फ और सिर्फ स्टेप रिस्पॉन्स की मदद से किया था, बट आज की लैब में करना ये है कि अब वापस से वही प्लांट गिवन था और सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है यूजिंग बोर्डे प्लॉट। सही। इसका मतलब ये है कि हमें बोर्डे प्लॉट या तो दिया हुआ होगा या निकालना होगा, और उस बोर्डे प्लॉट की मदद से फिर हमें सिस्टम को आइडेंटिफाई करना होगा। बट इस सब कहानी करने से पहले, इस सब की तरफ बढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है कि भाई बोर्डे प्लॉट आखिर होता क्या है और बोर्डे प्लॉट निकलता किस तरीके से, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। सही। अच्छा, जिस तरीके से मेरे पास स्टेप रिस्पॉन्स जो था वो एक टाइम डोमेन का फंक्शन था, बोर्डे प्लॉट टाइम डोमेन का फंक्शन नहीं है। बोर्डे प्लॉट किसका फंक्शन है? फ्रीक्वेंसी डोमेन का। वही रिस्पॉन्स अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेक कर रहे हैं तो दैट रिस्पॉन्स इज नाउ नो लॉन्गर कॉल्ड स्टेप रिस्पॉन्स, बट वी कैन कॉल इट बोर्डे प्लॉट। सही बात समझ आ रही है कि बोर्डे प्लॉट जो है वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप सिस्टम का आउटपुट चेक कर रहे हैं। आउटपुट क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है ना। अगर उसी रिस्पॉन्स को अगर आप चेक कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और बोर्डे प्लॉट। अच्छा भाई, अब जिस तरीके से स्टेप रिस्पॉन्स हम लोग टाइम डोमेन में देखते थे और स्टेप रिस्पॉन्स के लिए हम लोग प्लान के इनपुट पे स्टेप इनपुट अप्लाई करते थे फंक्शन जनरेटर से। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर इनपुट पे स्टेप प्रोवाइड नहीं होता। अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चाहते हो तो आपको इनपुट पे एक साइनोसाइडल वेव अप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये साइनोसाइडल वेव अप्लाई करने का क्या माजरा है या क्यों क्यों अप्लाई करते हैं?
इस बात का जवाब ये है कि मेरे पास जो बोडे प्लॉट होता है, क्या होता है बोडे प्लॉट जो होता है, जिस तरीके से आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ भी है कि मेरे पास बोडे प्लॉट के अंदर दो चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? अगर आप लोगों ने गौर से देखा हो, तो जब भी मैंने अगर आपको फर्स्ट लैब के अंदर भी बोडे प्लॉट की कमांड यूज़ करवाई थी, तो बोडे प्लॉट की कमांड यूज़ करने से दो ग्राफ सामने आते हैं। क्या आते हैं? दो ग्राफ सामने आते हैं। पहला ग्राफ क्या है कि फ्रीक्वेंसी जब मैं वेरी कर रहा हूँ तो आउटपुट के मैग्नीट्यूड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है और आउटपुट के फेस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। इन दोनों की वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड बोडे प्लॉट या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये है, इस बात को अगर मैं और यहाँ पे तस्वीर के जरिए समझाऊं, तो यहाँ पर एक तस्वीर दी हुई है। ये मेरे पास एक प्लांट है, इसके इनपुट में मैंने साइन वेव अप्लाई की हुई है और आउटपुट मेरे पास कुछ ज़ाहिर साइन वेव ही आ रहा है। इनपुट की मेरे पास एक सर्टन फ्रीक्वेंसी है, सही है, और आउटपुट की मेरे पास जो वेरिएबल मैग्नीट्यूड और फेज आ रहा है, इस आउटपुट का वेरिएबल मैग्नीट्यूड और फेज डिपेंड कर रहा है इनपुट की फ्रीक्वेंसी पे। अगर मैंने साइन वेव की इनपुट फ्रीक्वेंसी को वेरी करना शुरू किया, तो मैं ये बात ऑब्जर्व करूंगा कि मेरे पास जो आउटपुट वेव फॉर्म है उसके मैग्नीट्यूड के अंदर और फेज के अंदर वेरिएशन आ रही है, जिसका मतलब ये है कि मेरे पास आउटपुट का मैग्नीट्यूड और फेज इनपुट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, या मैग्नीट्यूड और फेज फ्रीक्वेंसी के फंक्शन है। अच्छा, इनपुट आउटपुट की फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, बट आउटपुट का जो मैग्नीट्यूड है और आउटपुट का जो फेज है वो फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मैं स्टार्ट करता हूँ 1 हर्ट्ज से और लेके जाता हूँ 1000 हर्ट्ज तक, तो 1 हर्ट्ज पे आउटपुट का मैग्नीट्यूड और फेज कुछ और होगा, 1000 हर्ट्ज पे फेज और मैग्नीट्यूड कुछ और होगा। तो दिस वेरिएशन ऑफ आउटपुट मैग्नीट्यूड एंड फेज with respect to input sinusoidal frequency, this is called your frequency response, or more technically speaking this is called Bode plot। आ गई बात समझ कि मेरे पास बोडे प्लॉट आखिर होता क्या है? तो बोडे प्लॉट कुछ भी नहीं है। बोडे प्लॉट आउटपुट रिस्पॉन्स है किसी भी सिस्टम का फ्रीक्वेंसी डोमेन में। जब साइन वेव अप्लाई की गई है, उस साइन वेव की फ्रीक्वेंसी को जब वेरी कर रहे हैं, तो आउटपुट का मैग्नीट्यूड और आउटपुट का फेज भी वेरी कर रहा है। दिस इज सिंपली बोडे प्लॉट एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम। अब ये वेरी क्यों कर रहा है, इसके लिए ये एक और डायग्राम आपके सामने दी गई है, इसको देखते हैं। सर हाँ सर इसमें जरूरी है कि मतलब आपने इनपुट पे क्या नाम है साइन वेव दी तो आउटपुट पे साइन वेव ही आएगी? हाँ बिल्कुल, सब ये बात जरूरी है। ठीक ठीक। बिल्कुल। अच्छा, अब इधर देखते हैं, हमारे पास एक सिस्टम है, एक प्लांट है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है MP से और इसका फेज दिया हुआ है फाई पी से। इनपुट है MI, फेज है फेज I। आउटपुट का जो मैग्नीट्यूड है M0 या M0, उसको निकालने का तरीका क्या है? उसका निकालने का तरीका है MP मल्टीप्लाई बाय MI। बट आउटपुट का फेज जो है वो किस तरीके से निकलेगा? फेज P प्लस फेज I। तो ये बेसिकली इस बात को वेरीफाई कर रहा है कि आउटपुट का मैग्नीट्यूड और आउटपुट का फेज वो इनपुट के बराबर नहीं है, वो बेसिकली प्लांट और इनपुट दोनों का एक मेल झोल है, दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। इसीलिए ये बात यहाँ से वेरीफाई होती है कि इनपुट की फ्रीक्वेंसी जब मैं वेरी कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास आउटपुट का मैग्नीट्यूड और आउटपुट का फेस अफेक्ट लाजमी होगा। सही, ये बात यहाँ तक समझ आ गई कि मेरे पास बोडे प्लॉट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है, और इनपुट की साइनोसाइडल फ्रीक्वेंसी जब मैं वेरी कर रहा हूँ, तो आउटपुट का मैग्नीट्यूड और आउटपुट का फेस किस तरीके से फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। यही मेरा आज की लैब का कंसर्न है कि मैं करता ही है कि अगर मैं लैब में होता तो उसी प्लांट के अंदर अब मैं फंक्शन जनरेटर के ज़रिए एक साइन वेव अप्लाई करता और साइन वेव की फ्रीक्वेंसी बारी बारी वेरी करता और चेक करता कि आया आउटपुट का फ्रीक्वेंसी पे और सॉरी आउटपुट के मैग्नीट्यूड पे और आउटपुट के फेज पे क्या फ़र्क आ रहा है। तो ये मेरा लैब का टास्क होता, जिसकी मदद से मैं एक बोडे प्लॉट बनाता। बट क्योंकि वो सारा काम मैं नहीं कर पा रहा, तो ना मैं बोडे प्लॉट बना पा रहा हूँ, ना मैं उस बोडे प्लॉट से ट्रांसफर फंक्शन निकाल पा रहा हूँ। सही, तो अभी मैं
मेरे हाथ बंधे में, बट चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को करने से पहले चीज़ों को समझना लाजमी है। तो इसीलिए आपको एक थोड़ा सा आइडिया दिया जा रहा है कि अगर आप होते लैब में तो आप करते किस तरीके से इसको। सही है कि समझ आ गई? अच्छा भाई, अब एक और कंसर्न या एक और कह सकते हैं कि मसला ये है, मसला तो नहीं कह सकते, एक सवाल ये है कि हमारे पास, हमने अभी ये बात की कि प्लांट के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और प्लांट के अंदर फेज भी आया। अच्छा, अब हम लोगों ने जो लैब नंबर 3 और 4 में काम किया था, लैब नंबर 3 में एक फर्स्ट ऑर्डर प्लांट था, लैब नंबर 2 में एक सेकेंड ऑर्डर प्लांट था। तो आपका क्या ख्याल है कि मैग्नीट्यूड और फेज किस प्लांट की खसूसियत है, किस प्लांट की क्वालिटीज़ में आता है, बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ दैट सिस्टम? क्या लगता है आपको कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर प्लांट आएगा या सेकेंड ऑर्डर प्लांट आएगा? सर सेकंड ऑर्डर प्लांट। शाबाश, ये इनका जवाब बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने कहा कि सेकेंड ऑर्डर प्लांट आएगा। सेकेंड ऑर्डर प्लांट आने की वजह ये है कि सेकेंड ऑर्डर का जो एक ट्रांसफर फंक्शन है जनरलाइज, उसमें जीटा भी है, उसमें ओमेगा एन स्क्वायर भी है, जहाँ पर ओमेगा एन क्या होता है, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि ऑसिलेशंस तो हैं, ऑसिलेशंस आ रही हैं तो फेज शिफ्ट भी होगा और एमपी भी होगा। तो उस सारे कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने ये बात यहाँ से वेरीफाई कर दी, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में ऑसिलेशंस होती हैं जो इस बात को सपोर्ट कर रही है कि उसमें एमपी भी होगा और फेज शिफ्ट भी होगा। तभी जब लैब में हम काम करते तो लैब में हम यूज़ करते सेकेंड ऑर्डर प्लांट, और सेकेंड ऑर्डर प्लांट की इनपुट पर मैं साइन वेव अप्लाई करता ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। आगे बात समझ कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है, बोडे प्लॉट क्या होता है, और किस ऑर्डर का प्लांट हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं मेरे ख्याल से इस पॉइंट तक आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। सही है, ये थोड़ी लैब डिफरेंट सी होती है, बट ये कि थोड़ा मज़े की लैब है। अच्छा भाई, अब होता क्या कि लैब में अगर हम मौजूद होते हैं तो सारा का सारा हार्डवेयर सेटअप करते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का इनपुट अप्लाई करते, आउटपुट का फेस और मैग्नीट्यूड वगैरह मेजर करते रहते, और उस लिहाज से मेरे पास बोर्डे प्लॉट हम खुद प्लॉट करते हैं। और एक दफ़ा जब बोर्डे प्लॉट बन जाता तो फिर कुछ उसके रूल्स होते हैं जिससे हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल लेते हैं, बट अभी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो होगा क्या कि लैब को हम थोड़ा सा बरकरार रखने के लिए और थोड़ा सा लैब को मीनिंगफुल बनाने के लिए मैंने किया ये है कि लैब का टास्क थोड़ा सा चेंज कर दिया। टास्क ये चेंज किया है कि मैं आपसे सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन नहीं करवा रहा। इसका इस बात का मतलब ये है कि मैं आपको एक बना बनाया बोर्डे प्लॉट नहीं दे रहा जिससे आप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे। मैं आपको ये करवा रहा हूँ कि मैं आपको एक ट्रांसफ़र फंक्शन दे रहा हूँ और उससे बोर्डे प्लॉट किस तरीके से बन रहा है मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगा। यहाँ तक सबको मेरी बात से मुत्तफ़िक हैं? सबको समझ आई जो मैंने बात कही है अभी? इस बात से सब कोई मसला तो नहीं है, सब क्लियर है इस बात सर से? रिपीट कर दें सर। मैं ये कह रहा था कि क्योंकि हमारा जो लैब का बेसिक पर्पस था, इस लैब का जो प्राइम फोकस था वो ये था कि हमारे पास इस सारे सेटअप के बाद हम बोर्डे प्लॉट स्केच करते। बोर्डे प्लॉट एक दफ़ा स्केच हो जाता, फिर कुछ सर्टन रूल्स अप्लाई होते और उस बोर्डे प्लॉट के ज़रिए मैं सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालता। समझ आ रही है? बट क्योंकि वो सब चीज़ें जो हैं वो बेकार हैं, अगर मैं आपको डायरेक्ट बोर्डे प्लॉट बना के दे दूँ और आपको मैं ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल दूँ। मैं आपको ये करवा रहा हूँ कि मैं आपको एक ट्रांसफ़र फंक्शन ऑलरेडी दे रहा हूँ, उससे बोर्डे प्लॉट किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। मतलब मैं उल्टा काम करवा रहा हूँ, मैं आपको ट्रांसफ़र फंक्शन दे के बोर्डे प्लॉट बनवा रहा हूँ उसका। आई बात समझ? ओके सर। ठीक है, सही है। अब इसके लिए मैंने आपके सामने एक सर्टन ये वाला एग्जांपल नहीं लिया, मैं ये वाला एग्जांपल आपको बाद में कराऊंगा, बट मैंने एक एग्जांपल लिया है ये वाला। सब इस पेज पे आ गए, पेज नंबर 7 पे। मेरे पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस 20 एस अपॉन एस प्लस 10। क्या है? 20 मल्टीप्लाई बाय एस अपॉन एस प्लस 10। इस ओपन लूप के अंदर मेरे पास एक ही ज़ीरो है
और एक ही पोल है। आई बात समझ? सिस्टम के अंदर जीरो भी एक है और पोल भी एक है, और एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है 20 के नाम से, या गेन कह सकते हैं इसका। सही है। अब आपको इस g ऑफ s का 20s अपॉन s प्लस 10 का बोडे प्लॉट बनाना है। तो आपको ये बात पता है कि बोडे प्लॉट बेसिकली एक प्लॉट नहीं होता। बोडे प्लॉट दो चीज़ों की वेरिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। कौन कौन सी? पहला है मैग्नीट्यूड, दूसरा है फेज। तो बोडे प्लॉट बेसिकली दो अलग अलग प्लॉट्स बनते हैं। सही। तो अब हम जा रहे हैं, पहला काम ही कर रहे हैं कि हम पहले बना रहे हैं मैग्नीट्यूड का प्लॉट। क्या बना रहे हैं? मैग्नीट्यूड का प्लॉट। अच्छा, पहला स्टेप ये होता है कि हम ये चेक करते हैं कि सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। जो आपको ओपन लूप गिवन है, ओपन लूप के अंदर हमने देखा कि मेरे पास अभी 3 कंपोनेंट्स आ रहे हैं। पहला है गेन 20, दूसरा है 0 s, और एक पोल है s प्लस 10। ऑल इन ऑल इस ओपन लूप के अंदर मेरे पास 3 कंपोनेंट्स आ रहे हैं। इस एवरीवन फॉलोइंग? सबको समझ आ रहा है 3 कंपोनेंट्स कैसे आ रहे हैं? सबको पता है? Yes. समझ आ रही है? यस सर, यस यस। सर एक दफा और बता दें। अच्छा, इस g ऑफ s के अंदर जिसका हमें बोडे प्लॉट बनाना है, बोडे प्लॉट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड फेज। तो हम पहले बनाएंगे मैग्नीट्यूड प्लॉट, फिर हम बनाएंगे फेज प्लॉट। तो सारा काम स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये रूल्स आप फॉलो नहीं करेंगे तो बोडे प्लॉट नहीं बनेगा फिर सही तरीके से। पहला रूल ये है कि हमने ये चेक कर लिया कि मेरे पास इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो मैंने देखा कि भाई पहले मेरे पास एक आ रहा है गेन, जो मेरे पास है 20 का। एक मेरे पास आ रहा है 0, जो कि है s, और एक मेरे पास आ रहा है पोल, जो कि है s प्लस 10। 3 कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर। सही समझ आ गई कि मेरे पास इस पूरे ट्रांसफर फंक्शन के अंदर, ओपन लूप के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई कि मेरे पास 3 कंपोनेंट्स आ गए। अच्छा भाई, अब पहला काम क्या किया? पहला काम ये किया कि हमने इस ट्रांसफर फंक्शन को एक सर्टन फॉर्म में लेके आना है जहाँ पे जो भी पोल एंड जीरोस के साथ कोई चीज़ प्लस हो रही हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना s प्लस 10, तो मुझे इसको s प्लस 10 नहीं करना, मुझे इसको s प्लस 1 करना है किसी तरीके से। मतलब प्लस के बाद जो भी चीज़ नंबर आए वो 1 हो। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से 10 को बाहर कॉमन निकाला। जब 10 को बाहर कॉमन निकाला तो ये नीचे वाली चीज़ क्या हो गई, s अपॉन 10 प्लस 1। 20 को 10 से कैंसिल किया, यहाँ बच गया 2। तो अब इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो गई, ये हो गया 2s अपॉन s अपॉन 10 प्लस 1। ये बात सबको समझ आई है? फर्स्ट स्टेप, जब भी आप बोर्डे प्लॉट बनाएंगे तो पहला स्टेप ये होता है कि चाहे s प्लस 10 ऊपर लिखा हो 0 की जगह, या नीचे लिखा हो, या दोनों जगह लिखा हो, पहला काम ये होता है कि जो भी s प्लस के साथ जो भी नंबर आ रहा है वहां पर आप s प्लस 1 लेके आएंगे। तो s प्लस 1 लाने के लिए जो भी नंबर है उसको बाहर लेके आना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। तो मैंने इस 10 को बाहर कॉमन निकाला तो ये बन गया s अपॉन 10। अब 20 से 10 कैंसिल हुआ तो ये बन गया 2s अपॉन s अपॉन 10 प्लस 1। तो अब मेरे पास जो सिस्टम का नया गेन है वो क्या आ रहा है, गेन मेरे पास आ रहा है अब 2 का, और 0 मेरे पास वही है s, पोल मेरे पास क्या हो गया s अपॉन 10 प्लस 1। आ गई बात समझ? ठीक है, ये चीज़ मेरे पास हो गई। जहाँ पर मेरे पास आपको ये बात याद रखनी है कि s के नीचे जो भी चीज़ आ रही है ना, जो भी नंबर आ रहा है, जैसे s अपॉन 10 लिखा है, तो दिस 10 इज माई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। क्या है 10? जहाँ पर मेरे पास 10 इज माई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की क्या कहानी होती है ये भी हम देखेंगे अभी।
ठीक है। अच्छा भाई, अब क्योंकि हम बना रहे थे मैग्नीट्यूड प्लॉट, तो पहला काम हमने ये किया कि मेरे पास सिस्टम का गेन कितना था, नया 2, मैंने इस गेन का निकाल लिया 20 लॉग। 20 लॉग निकालने की वजह ये है कि मेरे पास जो बोडे प्लॉट होता है, बोडे प्लॉट के अंदर मैग्नीट्यूड का यूनिट होता है डेसिबल्स में, डीबीज में। तो अगर एक आपको सिंपल वैल्यू को डीबीज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, 20 लॉग ऑफ दैट वैल्यू। तो मैंने पहले क्या किया, इस गेन का मैंने निकाल लिया, इस गेन को मैंने कन्वर्ट कर दिया डेसिबल्स में, तो ये आ गया 6.02 dB। 6.02 dB कैसे आ रहा है, 20 लॉग ऑफ 2 का। ये चीज समझ आई, यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इधर गौर से देखिएगा, मैंने इस सिंपल गेन को 20 लॉग 2 किया तो 6.02 डेसिबल्स आ गया। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ ग्राफ पे ताकि आपको समझ आए। इधर देखें, ये लाइन नजर आ रही है, ये वाली, इसको एक मिनट हाईलाइट कैसे करें, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। सर ये आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये पीडीएफ फाइल भी एडिट हो रही है इसमें? वो है नाइट्रो प्रो। सर ये सर, ये फ्रीली ऑफिस अवेलेबल है या बाय करना पड़ता है? नहीं नहीं, फ्री है। ओके सर। ये लाइन नजर आ रही है जहाँ ये प्लॉट, जहाँ मैंने प्लॉट किया 6.02, ये नजर आ गया 6.02 dB। यस सर। अच्छा, अब देखें, अब ये ग्राफ बनता कैसे है, ये ग्राफ बनता ऐसे है कि इसके वाई एक्सिस पे आता है डेसिबल्स, जिस तरीके से मैंने प्लॉट किया हुआ है इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60, और इसके एक्स एक्सिस पे आती है फ्रीक्वेंसी जो कि है ओमेगा। ओमेगा क्या होती है, 2 पाई एफ। बेसिकली इसमें होता ये है कि हमारे पास जो साइनोसाइडल वेव की इनपुट फ्रीक्वेंसी है ना, उसको हम हर्ट्ज में पुट नहीं करते हैं यहाँ पे, इसको हम पुट करते हैं रेडियन पर सेकेंड में। रेडियन पर सेकेंड क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा कैसे निकालते हैं, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू एफ। सही है। तो मैंने क्या किया, ओमेगा फ्रीक्वेंसी मेरे पास थी इनपुट पे, इसको मैंने कन्वर्ट किया ओमेगा पे, और ये जो एक्स एक्सिस है ये होता है प्लेस डेकेड्स में। डेकेड्स का मतलब होता है 10 साल। क्या होता है, डेकेड्स। देखें, स्टार्ट किया 0 से, 0 के बाद क्या आया, 1, 1 के बाद 2 नहीं आया, 2 के बाद डायरेक्टली आ गया 10, 10 के बाद डायरेक्टली आ गया 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 लाख, इस तरीके से बढ़ता है ये, 10 लाख, सॉरी। आई बात समझ? इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक्स एक्सिस जो इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है डेकेड्स में, और वाई एक्सिस पे है डेसिबल्स। समझ आ रही है चीज? जी जी। ठीक है। पहले मैंने क्या किया, मेरे पास था 20 log 2, जिसका आंसर मेरे पास आया 6.02 dB। तो मैंने क्या किया, 6.02 dB की एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यू बना दी। ये आ गई बात समझ कि कांस्टेंट को किस तरीके से प्लॉट करते हैं? सही है, यहां तक समझ आ गई? यस सर। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ एक स्टेप किया है। मैंने आपके सामने सिर्फ और सिर्फ जो 2 था उसका 20 लॉग निकाला, और उसको मैंने इस मैग्नीट्यूड प्लॉट पे आके सीधा लाइन बना दी 6.02 की। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया मुझे। अब वापस इधर आए, पहला कंपोनेंट जो था मेरे पास गेन, उसको मैंने मैग्नीट्यूड प्लॉट पे प्लॉट कर दिया। अब रह गए 2 कंपोनेंट्स, एक है 0, एक है पोल। एक बात हमेशा याद रखें, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, 0 जहां भी होगा ना, 0 का जो लाइन बनती है उसका ग्रेडियंट होता है पॉजिटिव 20 डेसिबल dB पर डेकेड, और जो भी पोल होता है उसका बनता है -20 dB पर डेकेड। अच्छा, अब मेरे पास इस सवाल के अंदर जो 0 है
उसके साथ कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है? जो 0 है, क्या उसके साथ कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है? नो सर। नो सर। नहीं नजर आ रही, ठीक है। ऐसे पोल्स और जीरोस जिसके साथ कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करती, उनके लाइनें बनती हैं जस्ट अ सिंपल स्लोप। अगर 0 है तो +20 का स्लोप होगा, अगर पोल है तो -20 का स्लोप होगा। तो अब इधर आ जाएं। अब आप सर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, हाँ, वो मतलब अभी अगर होती अभी तो कैसे होती? हाँ, वो अभी समझाता हूँ। अभी वो जब मैं पोल बनाऊंगा ना, तब समझ आएगा। वो अभी समझ नहीं आएगा तुम्हें। अभी तुम समझो कि तुम्हारे पास जो 0 है, जिसकी कोई भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो कैसे बना है। सही है? देखो, ठीक है सर, ठीक अभी है। हमने बात की कि 0 जो है उसका बनता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? स्लोप बनता है +20 dB पर डेकेड। ये लाइन नजर आ रही है जो -20 से शुरू हो रही है, ये वाली, ये वाली। नहीं नजर आ रही? यस सर, आ रही है। हाँ ये ये वाली, ये आ वाली, रही है सर, यस आ सर रही आ है, रही आ रही है। ये जी जी जी, जो मैं बना रहा हूँ इस तरीके से, आ रही है सर। ये वो लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है पॉजिटिव। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ आए। एक मिनट। ये वो लाइन है, ये वाली, जो है +20 dB पर डेकेड। ये इक्वल है, सर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? देखो, इसका स्लोप जो आ रहा होगा ना, इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है। ये स्टार्ट तो -20 से हो रही है, बट देखो ये ऊपर की तरफ यूं बढ़ रही है। जी। सही है? तो हमेशा याद रखो कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा 0 आ गया जिसकी कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसका ग्रेडियंट होगा +20, बट स्टार्ट तो -20 से होगा। और अगर कोई पोल आ गया तो पोल का ग्रेडियंट क्या होता है? -20, बट स्टार्ट वो इधर से होता और यूं नीचे जाता वो। सही है? और क्योंकि +20 dB पर डेकेड है, पर डेकेड से मुराद ये है, इधर देखो गौर से, मैं इस लाइन पे फोकस कर रहा था ना, इस लाइन पे, इस लाइन पे फोकस कर रहा था मैं, ये वाली, जहां पे मेरा ये जो हाथ, ये नजर आ रहा है पॉइंटर, ये वाला, ये। यस सर। यस सर। यस सर। तो एक डेकेड का मतलब ये है कि 1 से 10, तो एक डेकेड में कितना डीबी कवर होगा? 20। तो यहाँ पर अराउंड 20 कवर हो रहा है। ये बात समझ आई है? देखें, यस सर। ये लाइन मेरे पास मतलब सर एक साइकिल में वो 20 यूनिट्स कवर करेगा? एक साइकिल में नहीं, एक डेकेड में 20 dB कर रहा होगा। अच्छा सर। आई बात समझ? देखें, अभी ठीक है सर। अभी बाकी सारी लाइनों को भूल जाएं। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अभी अपना फोकस रखो सिर्फ इस पे, इस पे जहां मेरा ये एरो आ रहा है, इस लाइन पे। सही है? ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास एक 0 है विदाउट एनी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा 0 जब आता है तो इसका जो ग्रेडियंट होता है वो है +20 dB पर डेकेड। इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक डेकेड जब कंप्लीट होगा तो वाई एक्सिस पर 20 dB कवर हो चुका होगा। सही? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखें, 1 से 10 होता है एक डेकेड। जब मैं एक डेकेड कंप्लीट कर रहा हूँ तो इस वक्त मेरे पास कितना डीबी कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर? 20। जिस जो ये इस बात को वेरीफाई कर रहा है कि इस लाइन का ग्रेडियंट 20 dB पर डेकेड ही है। ये बात समझ आई है? सर अब बिल्कुल समझ में आ गया। चलो शुक्र है। ठीक है भाई, तो हमने दो चीजें कर ली। एक हमने पर सर एक सिंपल, बात, जी जी बोलो। सर आप कह रहे हैं पोल नहीं है, सर पोल भी तो है उसमें हाँ मैं आ हमारे रहा पास ट्रांसफर। हूँ, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ अभी। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ठीक। हमारे पास टोटल 3 कंपोनेंट्स थे। 3 कंपोनेंट्स में से मैंने 2 कवर कर लिए। एक 0 कवर कर लिया और एक गेन कवर कर लिया।
अब मेरा आखिरी कंपोनेंट रह गया जो कि था एक पोल। अगर पोल के साथ कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो वो लाइन बिल्कुल ऐसे ही बनती, बस उल्टी बनती। मतलब ये -20 से शुरू हो रहा है, अगर पोल विदाउट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होता तो वो शुरू होता कुछ ऐसे। एक मिनट रुको, बताता हूँ तुम्हें इसको कैसे करें। नहीं एडिट नहीं, सर समझ आ गया। सर वही अलग से वर्ड की फाइल खोल लें या वैसे समझ में आ गया हमें? आगे वो यू बनती और यूं जाती, मतलब नीचे जा रही यूं करके, सही है। बट अब मेरे पास जो पोल है उसके अंदर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, S/10 + 1। जब भी कोई ऐसा केस आता है तो होगा ये कि मेरे पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। तो 10 से पहले पहले कोई भी गेन मौजूद नहीं होगा, 0 dB होगा। बट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद वही सारी कहानी होगी, क्योंकि पोल है तो ये हो जाएगा -20 dB पर डेकेड से गिर जाएगा नीचे। ये आई बात समझ? अब ये इस बात को कैसे वेरीफाई करें, -20 dB पर डेकेड। इधर देखो, एक डेकेड के अंदर 10 से 100 में कितना वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, -20 का। तो इस बात, बिल्कुल, तो ये बात यहाँ से वेरीफाई हो गई कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले तो 0 होगा। सर जी सर जैसे +20 के लिए आपने जो -20 से स्टार्ट किया था ना, तो इसमें भी तो सर हम ऊपर से कर सकते ना, आप 0 से क्यों ले रहे हाँ, पोल मैं के लिए? वही बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास इस ट्रांसफर फंक्शन के अंदर जो वो होता पोल होता, अगर वो सिंपल s होता या s+1 होता सिंपल, तो s+1 का मतलब ये है कि s के नीचे भी 1 है। समझ आ रही? जी जी नहीं, s+1 वाला एग्जांपल सही नहीं है। मैं कहता हूँ अगर जैसे यहाँ पे होता, अगर फर्ज करो तुम्हारे पास एक सिंपल पोल पड़ा होता s+1 को भूल जाओ अभी, ना गड़बड़ करेगा। अगर s पड़ा होता सिंपल, तब तुम्हारे पास ये +20 से उठता और नीचे जाता। बट अभी तुम्हारे पास ऐसा कहानी नहीं है, तुम्हारे पास है s/10 + 1, जहाँ पर 10 आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। तो जाहिर सी बात है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का भी कुछ ना कुछ रोल होता है। जी तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले गेन 0 dB होता है। और अब क्योंकि ये -20 से क्यों गिर रहा है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ पोल की। अगर यही चीज 0 होती तो ऊपर की तरफ उठ जाता। आई बात समझ? जी सर जी। सर ये आपने एक्स एक्सिस पे स्केलिंग क्या की है, 1, 10, 20 ऐसे की हुई है? 110 नहीं सर नहीं नहीं, ये डेकेड्स होते हैं, डेकेड्स होते हैं डेकेड के 10 साल। साथ। ये 10 के अच्छा मल्टीपल्स होते आते हैं इस तरीके से। ठीक है सर, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स थे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स, ताकि आपको समझ आए। ये है आपका पहला कंपोनेंट, ये है आपका सर एक दूसरा कंपोनेंट, और ये है आपका तीसरा कंपोनेंट। और ये आखिरी वाला जो है, अब ये देखते हैं कि ये हमारा है रिजल्टेंट, और यही आपको असल चाहिए होता है। अब रिजल्टेंट निकालने का तरीका बहुत ही आसान सा है, कुछ भी नहीं करना होता। मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से वर्टिकल डॉटेड लाइन बना ली, इधर बनाई, जहां मर्जी बना लो, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। और अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की यहाँ से, ओरिजिन से। मैंने देखा कि अगर मुझे निकालना है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है सारे के सारे कंपोनेंट्स का सम या एडिशन, ऐसा ही होता है। रिजल्टेंट यही होता है ना? यस 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 सर। सर। अब यस गौर से, सर। अब गौर से देखना, जब इस पॉइंट पे, जब मैं ओरिजिन पे खड़ा हूँ एग्जैक्ट, मेरे पास 3 चीजें आपस में ऐड होंगी, 6 dB, 0 dB और -20 dB। जब मैंने 6 को 0 में ऐड किया तो क्या आया, 6। जब 6 को मैंने ऐड किया -20 में, तो आंसर क्या आएगा, 14। 14 या -14? सर आपने किस में ऐड किया? 6 प्लस -14 आएगा सर। 6 प्लस -14 -20, है। सही जी है। जी, -14।
तो आपका जो रिजल्टेंट है इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ गया, -14। सही है, आई बात समझ? यस सर, यस सर। यस सर। अब आ जाएं 1 रेडियन पर सेकंड पे। कहाँ पे आ गए? 1 रेडियन पर सेकंड। अब मैंने अभी इस चीज को भूल जाओ, अभी जो मैंने ये रिजल्टेंट बना हुआ है ना, ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये यहाँ पर एग्जिस्ट करता है नहीं करता। इसको मैं मिटा सकता हूँ या नहीं, इसको मैं, एक मिनट रुको, इसको मैं यहाँ से, एक काम करो, अभी तुम ये रिजल्टेंट वाली चीज को समझो कि यहाँ पे हैरी ये कंफ्यूज सर करेगी मसला आपको। मसला नहीं है सर, वो हम ऐसे भी डेकेड वाली लाइन देख रहे हैं ना। ठीक है, नहीं हो। अब आ जाए 1 रेडियन पर सेकंड पर। अब 1 रेडियन पर सेकंड पर मेरे पास वापस से 3 चीजें ऐड होंगी। 6 डीबी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना 6 डीबी, सही है। 6 के अंदर अब मैं ऐड करूंगा 0 डीबी, और ये दूसरा वाला भी 0 डीबी है। तो सेकंड पॉइंट का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, 6 + 0 + 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6। तो पहला पॉइंट -14 था, दूसरा पॉइंट था 6। आ गई सर बात ये समझ? समझ। नहीं समझ आई? सर ये वाला फिर से रिपीट करें। अच्छा सर ये जो फॉर्मूला आप बना रहे हैं सर, ये लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलो को इसको मैं, देखो आप गौर से देखो, रिजल्टेंट जो है ना वो कुछ भी नहीं है, वो है 1 + 2 + 3। तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करो, कंपोनेंट्स एट योर सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी, बस ये करना है। सही है, रिजल्टेंट क्या है, पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, तीनों के डेसिबल्स को ऐड कर दो एट योर सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी। पहले मैंने सेलेक्ट किया 0 रेडियन पर सेकंड, तीनों को ऐड कर दिया। फिर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 1 रेडियन पर सेकंड। तो 1 रेडियन पर सेकंड पर मेरे पास अब क्या वैल्यू आ रही तीनों की। तो पहले कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, 6 डीबी, दूसरे की क्या है, 0 डीबी, तीसरे की क्या है, 0 डीबी। तो क्या आ गया आंसर, 6 + 0 + 0 क्या होता है, 6। तो जब भी मेरे पास पहला पॉइंट था -14 पे, तो दूसरा पॉइंट कहाँ पे आ गया, 6 पर। आई बात समझ, या अभी भी कोई सर मसला है? नहीं यस आए। सर। नहीं नहीं आए नहीं सर। सर, अब बिल्कुल समझ में आ गया। एक आगे या नहीं आया? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आया। सर एक बार बता दे फिर। सर ये एडिशन में जो है ना वो हो रहा है मसला। क्या हो रहा है? अच्छा सर आप किस तरह ऐड कर रहे हो समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, स्टार्ट करते हैं वापस। 0 रेडियन पर सेकंड पर आ जाओ। सही है, आ गए 0 पे। 0 पर तुम्हारे पास तीन, ज़ाहिर है 3 कंपोनेंट्स हैं, तो तीनों कंपोनेंट्स की अलग अलग वैल्यू है ना। पहले की वैल्यू क्या है, जी। 6 डीबी। 6 दूसरे की GB। दूसरे की वैल्यू क्या है, ये 0 हाँ डीबी। 0 तीसरे की वैल्यू क्या है, -20। -20 ऐड किया, क्या आंसर आया, 6 -14। ये जी -14। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। सही है, अब आ जाओ 0 रेडियन पर सेकंड के बाद अब मैं गया 1 रेडियन पर सेकंड पर। सही है, जी। अच्छा अब मैं गया 1 रेडियन पर सेकंड पर, उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं 1 पे जब आया तो अब वापस तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करो। पहला क्या है, 6 डीबी। सही है, जी नजर आ, सर। दूसरा क्या है, जी 0 डीबी। 0। तीसरा क्या है, वो भी 0 है। तो तीसरा कैसे 0 है। देखो ना, ये लाइन तो ये सीधे यूं जा रही है ना, ये। हाँ हाँ सही है 0। तो ये हो गया 6 + 0 + 0। मेरे पास क्या आ गया, 6। 6। समझ आ गई? ठीक ठीक। अच्छा
उसके बाद अब मैंने एक और डॉटेड लाइन बनाई बीच में। मर्जी है, आप कहीं भी बना सकते हैं डॉटेड लाइन को, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको इधर ही बनानी है, इधर नहीं बनानी, इधर ही, मतलब आपको जहाँ पे ऐड करना है आप कर सकते हैं। सही है। अब मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई यहाँ पर, ये नजर आ रही, ये वाली, एक मिनट, ये वाली। इस पॉइंट पर मेरे पास अब वापस तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। 6 dB की लाइन थी, ये भी आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते पहुंचते 6 पर पहुंच गया, और ये वाला क्या है 0 dB। तो यहाँ पर जब मैंने ऐड किया 6 + 6 + 0, तो आंसर क्या आया 12। तो तीसरा पॉइंट मैंने 10 से ऊपर 12 पे बना दिया। आई बात समझ? या नहीं आ रही अभी? यस सर, समझ में आ रही है। ठीक है। इस तरीके से मैंने, अब आया 10 रेडियन पर सेकंड पर, इसमें जब मैंने ऐड किया 6 dB, 0 dB, और ये कितना है 20 dB। 20 को ऐड किया 6 में, ऐड किया 0 में, कितना आंसर आया 26। तो एक पॉइंट यहाँ बन गया। फिर एक पॉइंट आ गया 100 पे, इस पे क्या है 6 dB, अब ये आ रहा है अराउंड -20 dB। तो 6 + -20 + 40, तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है 26। अब इसके बाद जितना भी लेते जाएंगे सबका आंसर सेम ही आ रहा होगा। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड प्लॉट। आई बात समझ? इस तरीके से आप क्या करते हैं कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड प्लॉट जो है वो बना सकते हैं, और जब तीनों को या चारों को, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सबको ऐड कर लेंगे तो आपका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड प्लॉट आ गया। ये बात समझ आई सबको? अच्छा सर, हमने ये जो डॉटेड लाइन बनाई है, हम ये डीबी के हिसाब से भी तो बना सकते हैं ना? ओ सॉरी, रेडियन पर सेकंड, जैसे हमने ये डेकेड लिए थे 1, 10, 100। अब आपने यहाँ पे बीच में भी एक डॉटेड लाइन बनाई है, तो ये जरूरी तो नहीं है ना? नहीं, जितने ज़्यादा, देखो होता ये है कि अगर आपको कोई ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसे बनता है, पॉइंट्स को जोड़ के बनाते हैं ना। जी सर। या कोई लाइन बनानी होती है तो पॉइंट्स को जोड़ते हैं तभी लाइन बनती है, ऐसा ही होता है। जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतनी ज़्यादा फाइन रिजल्ट आता है, और जितने कम पॉइंट्स होंगे रिजल्ट उतना ही ख़राब आता है। ये आपने पढ़ा होगा, सिग्नल एंड सिस्टम्स में अलाइजिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मुझे साइन वेव को रिप्रोड्यूस करवाना होता है तो फ्रीक्वेंसी ट्वाइस एफ मैक्स से ज़्यादा रखते हैं, ताकि मेरे पास जो चीज़ मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो साइन वेव ही हो, कहीं वो स्क्वायर वेव ना बन जाए या ट्राइंगुलर वेव ना बन जाए। इसीलिए जितने ज़्यादा पॉइंट्स लोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है, जितने कम पॉइंट्स लोगे रिजल्ट उतना ही ख़राब बनेगा। सही? आ गई बात समझ? यस सर। अच्छा, अब ये बन गया आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट, बट बोर्डे प्लॉट के अंदर तो फेस प्लॉट भी होता है ना। तो अब आ जाए फेस प्लॉट की तरफ, जो कि कुछ ऐसा बना हुआ है। अब ये भी समझ लेते हैं कैसा बन रहा है। ये तो बहुत समझे कि बहुत सिंपल सा है। 3 कंपोनेंट्स हैं, गेन है, एक ज़ीरो है और एक पोल है। अच्छा भाई, आ जाओ इधर। जो भी कांस्टेंट गेन होता है या कोई भी कांस्टेंट नंबर है, फेस प्लॉट के, अच्छा इससे पहले, इसकी तरफ जाने से पहले, फेस प्लॉट में एक्स एक्सिस के यूनिट्स तो वही रहते हैं, रेडियन पर सेकंड। वाई एक्सिस में डेसिबल्स की जगह आप क्या आ जाएगा, डिग्रीज, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं फेस की वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। पहले हम बात कर रहे थे मैग्नीट्यूड की वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, अब हम बात कर रहे हैं फेस की वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। जब भी हमने यहाँ पर वाई एक्सिस में क्या रखा है, डिग्रीज। सही है? समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अच्छा भाई, अब हम क्या करेंगे, तीनों कंपोनेंट्स हैं, तीनों कंपोनेंट्स को हमें प्लॉट करना है। सही है? अब पहला कंपोनेंट क्या था मेरे पास, एक गेन था। तो जो गेन होता है, इस बात को याद रखें, गेन का
कोई भी एंगल नहीं होता, गेन का एंगल होता है 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री। तो ये आपका पहला कंपोनेंट है गेन का, जिसका एंगल है 0 डिग्री। ओके, आ गई बात समझ? क्या कॉल पे हैं, चले गए? यस सर, आ रही है समझ में, समझ आ रही है। अभी कॉल पे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास ये है कि हमारे पास जो पहला कंपोनेंट है जो उसका गेन वाला होता है, उसका एंगल हमेशा याद रखो 0 डिग्री होगा फॉरन, मतलब 0 डिग्री के अलावा कुछ नहीं आएगा गेन का। सही है? अच्छा, अब आ जाए, अब हमारे पास है 0 और एक पोल है। अच्छा, क्योंकि 0 जिस तरीके से मेरे पास 0 था, जब मैं मैग्नीट्यूड प्लॉट बना रहा था तो मैंने कहा था कि उसका एंगल होता है +20 dB। फेस प्लॉट के अंदर क्या होता है, अगर आपके पास एक सिंपल 0 है, सिंपल 0 का मतलब है कि वो बराबर है +90 डिग्री की एक लाइन बन जाएगी, और अगर एक सिंपल पोल होगा तो -90 की एक लाइन बन जाएगी, खत्म। विदाउट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वाली कहानी है। सही है? तो मैंने पहला कंपोनेंट बनाया 0 पे, दूसरा कंपोनेंट क्योंकि मेरे पास एक सिंपल पोल 0 था तो वो क्या बनता, +90। तो ये है मेरा दूसरा कंपोनेंट। ओके, 2 कंपोनेंट्स हो गए आपके, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक 0 सर डिग्री। पहला तो हमारा गेन 2 पे था ना, तो आपने वो 0 पे बनाया है। गेन का कोई एंगल नहीं होता ना मेरे भाई। अच्छा सही है सर। सर और ये सिंपल 0 की लाइन तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये हाँ सिंपल पोल की जो है फिर वही उसी तरह आ रही है, मतलब। हाँ, बिल्कुल पोल की -90 होती अगर सिंपल पोल होता तो, बट मेरे पास पोल सिंपल नहीं है, उसमें कॉर्नर अच्छा, फ्रीक्वेंसी जी जी मौजूद जी, है। हाँ बिल्कुल। सही बात समझ आ रही है, इसमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। जी अच्छा, अब जी। आ जाए कि अब अगर आपके पास 0 और पोल के सिंपल ना हो और कुछ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ रही हो, अब क्योंकि मेरे पास ये एक पोल है, तो हमेशा याद रखो जब भी मैं पोल की बात करता हूँ ना, तो वहां पर कुछ नेगेटिविटी आती है। क्या आती है? नेगेटिविटी। अब नेगेटिविटी से मुराद ये है कि या तो इसका मतलब ये कि इसका जो ग्रेडियंट होगा ना, वो नेगेटिव टर्म्स में आता है, जैसे -20 dB पर डेकेड था। अब यहाँ पर भी देखो कुछ गेन कुछ नेगेटिव टर्म में आया होगा, तो मैंने क्या किया, ये जो आखिरी लाइन है, अब इस पर फोकस कीजिएगा। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या थी? 10। तो मैंने क्या किया, 10 के ऊपर एक डॉट बनाया -45 पे, इससे एक डेकेड आगे गया, -90 में प्लॉट किया, इससे एक डेकेड पीछे गया, तो ये हो गया 0 पे। इसका मतलब ये है कि अगर पोल आ रहा होगा तो इसका ग्रेडियंट होगा -45 डिग्री पर डेकेड, और अगर यही चीज 0 होती तो वो क्या होता, +45 डिग्री पर डेकेड। बस एक बात का ख्याल ही रखना है कि जो भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ रही है उसी पे प्लस या -45 आएगा, उससे एक डेकेड आगे जाएंगे तो -90, उससे एक डेकेड पीछे जाएंगे तो 0, और 0 कंटिन्यू रहेगा 0 तक, -90 कंटिन्यू रहेगा -90 तक। ये चीज समझ आई है? जी सर, आ गई। ठीक है, अब क्या किया, तीन कंपोनेंट्स आ गए, तीनों को आपस में वैसे ही ऐड करना जैसे पहले किया था। पहले हमें ऐड करे थे डेसिबल्स, अब हम ऐड करेंगे डिग्रीज। तो आ जाए इधर से, स्टार्ट करते हैं 0 रेडियन पर सेकंड पे। 0 पर मेरे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, 2 तो 0 पे पड़े हैं, एक 0 ये रहा, दूसरा 0 ये रहा, और तीसरा कंपोनेंट क्या है, 90। तो 0 + 0 + 90, आंसर क्या आ गया, 90। तो 90। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 90। अब आ जाए 1 रेडियन पर सेकंड। 1 पे मेरे पास अभी भी क्या है, एक 90 है, बकिया 2 0 है, तो फिर वही आंसर आ गया, 90 + 0 + 0,
तो ये मेरे पास लाइन एज इट इज हॉरिजॉन्टल होगी। सही है। अब आ जाए 10 पर। 10 पे मेरे पास एक 90 है, एक 0 है, एक -45 है। तो आंसर क्या आएगा? 90 + 0 + -45। आंसर क्या आएगा? +45। तो ये लाइन यूं करके यहाँ पे ड्रॉप हो गई यूं। अब आ जाए इस पॉइंट पे। 100 पर क्या है? 100 पर एक 0 है, एक 90 है, एक -90 है। 90 - 90 क्या होता है? 0। तो यहाँ पे 0 पे आ गया, और फिर ये चीज़ एज इट इज कंटिन्यू करेगी आगे। तो ये है आपका रिजल्टेंट फेस प्लॉट। सही बात समझ आ गई? सर जो सेंटर में बना यस सर। जी जी बोलें, क्या सेंटर वाला? सही है सर, समझ गए। सही है। तो इस तरीके से आपके पास जो भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, उससे आप सिस्टम का बोर्डे प्लॉट बना सकते हैं। और बोर्डे प्लॉट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड वेरिएशन ऑफ फेज विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ? सबको समझ आ गई? यस सर। जी वेरी गुड। जी सर। अब करना ये है कि करना आपको ये है कि जो सेकंड टास्क है लैब का, जहाँ पे हम लोग बोर्डे प्लॉट से वो निकालेंगे ट्रांसफर फंक्शन, आपको वो मैं समझ आ अभी नहीं गई है करूँगा, क्योंकि वो फिर सर? बहुत समझ नहीं आएगा चीज़ें। सही है। जी। तो अभी आपको ये मैं पोल वाला एक दफा दोबारा बता दें। क्या चीज़ क्या कह रहे हैं? ये पोल जो हमने प्लॉट किया थर्ड कंपोनेंट, ये जरा एक बार बता दें दोबारा। पोल मेरे पास था S/10 + 1, जहाँ पर 10 मेरे पास एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थी मेरी। ऐसा ही है। बट क्योंकि ये पोल है, पोल का अंदर हमेशा कुछ नेगेटिविटी होती है। सही है। पोल के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें आ रही होती है। एक मिनट रुकना जरा यार। हाँ, तो पोल के अंदर हमने क्या किया, जो भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 10, 20, 30 जो भी आपको गिवन है, क्योंकि ये पोल है तो उस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर आपने -45 का डॉट प्लॉट कर दिया। क्या किया? जो भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि पोल की बात कर रहे हैं, -45 पर एक डॉट को प्लॉट कर दिया। सही है। जी अब सर। क्योंकि ये लाइन बनती है -45 डिग्री पर डेकेड, तो मैं एक डेकेड आगे जाऊंगा तो -45 के अंदर -45 ऐड करूंगा तो क्या आएगा? -90। और एक डेकेड पीछे जाऊंगा तो क्या आएगा? 0। 0। तो ये लाइन बनी ऐसे। अच्छा, 0 से पहले वो 0 रहेगी, और -90 के बाद वो -90 ही रहेगी। तो ये जो लाइन आई ना ग्रेडियंट वाली, वो सिर्फ इस रीजन के अंदर आ रही होगी बस, इसके अलावा नहीं आएगी। ठीक है सर, समझ आ गई है, बेहतरीन। बस फिर थैंक इन यू। तीनों को ऐड कर लें तो आपका जो है रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट फेस प्लॉट आ जाएगा। जी सर, समझ आ गई। थैंक यू। गुड। ठीक है। अब करना ये है कि मैं आपको इसी तरीके से एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दूंगा, और आप लोग इसका मुझे बोर्डे प्लॉट बना के लैब में जमा कराएंगे। लैब का असल टास्क तो दूसरा है, जहाँ पे हम लोग बोर्डे प्लॉट के जरिए उल्टा काम करके ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। बट वो हम अभी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मैं अभी कराऊंगा तो फिर बहुत मसला होगा, आप लोग समझ नहीं आएगा वो। पहले आप ये चीज़ समझ लें, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूसरी वाली चीज़ समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगी, और उसी के अंदर हम लोग PID वाला काम भी कर लेंगे। तो फिर वो आपकी लास्ट क्लास होगी। आ गई बात समझ? तो अब मैं आपको यस। टास्क जो दे रहा हूँ ग्रुप पे लिख देता हूँ कि भाई ट्रांसफर फंक्शन किस पे आपको काम करना है। फिर आप लोग अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप मुझे जमा करवा दीजिएगा बाद में। मैं आपको दे रहा हूँ 25 × S डिवाइडेड बाय ब्रैकेट S +2। ये है आपका G(S), जिसका आपको बोर्डे प्लॉट बनाना है। आ गई बात समझ?
सर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो बस ये आपका लैब का टास्क था और लैब यहीं तक थी। आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, बस बस सर जाने यही से सबमिट करवाना है। जी बस ये अभी अभी फिलहाल ये करवाना सर 25 की जगह 24 कर दे, वो पॉइंट में चले जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सही है, तो ये आप सबमिट करवा दीजिएगा। 25 अप्रैल लास्ट डेट है जमा करवाने की, अपने हिसाब से जब आप फ्री हो तब करवा दीजिएगा। बट 25 अप्रैल से पहले पहले सारी लैब्स हर एक बंदे की होनी चाहिए, उसके बाद मैं टाइमलाइन एक्सटेंड नहीं करूँगा। 25 अप्रैल लास्ट डेट है, आप लोग LMS चेक कर लें, जितने दिन रह गए हैं, कितने घंटे रह गए हैं, उस लिहाज से अपना काम आप लोग फॉर्मुलेट करें। 25 अप्रैल के बाद कोई टाइम एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। सर जी ओके सर सर। अटेंडेंस ये चैट पे लगा दें, क्या कह रहे हैं? अटेंडेंस चैट पे आईडी लिख दें क्या? हाँ, अटेंडेंस चैट पे लिख दें और फिर जा सकते हैं। सर जी जी सर ये हमने 12 लैब्स कर ली हैं, तो 12 की 12 LMS में 25 से पहले जमा करवा दें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर 13 लैब होगी तो 25 के बाद चली जाएगी शायद में। नहीं नहीं, वो मैं देख लूंगा, वो मसला नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि लैब में ऐसे सोच रहा हूँ कि या तो इसी वीकेंड पे करवा दूँ। वीकेंड पे आप लोग को मसला तो नहीं है अगर मैं लैब करवाऊंगा तो? सर कोई से कोई मसला नहीं तो नहीं है, अगर कोई ना हुई तो? मसला कोई नहीं है सर। आप लोग की सर मिड टर्म FTS का हमारा मंडे को पेपर है तो उसका हाँ, हम तैयारी फिर वगैरह कर रहे होंगे। बाकी देख लें, अगर ये सब रेडी है तो हम भी रेडी हैं। नहीं नहीं सर वो वैसे फिर रहने दो। वैसे Monday तक सर मिड टर्म चल रहा है। नहीं वैसे वो 13वीं लैब बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना उसमें मैं ही तो मैं चीज़ प्रोवाइड करूंगा, बस वो जमा करवानी होगी। सर फिर जैसे आपको सही लगे। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। तो ठीक फिर है आप 22 तारीख करवा दीजिएगा कुछ। जी जी जी, कोई मसला नहीं। बाकी आप लोग अटेंडेंस लगा दें और जा सकते हैं। ओके सर। सही है, तो फिर लास्ट एंड कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।